निश्चय इस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 जुलाई 2020 के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। नियोवाइज परियोजना का उद्देश्य क्या है? नियोवाइज परियोजना देखते हैं तो ये क्या है, क्यों चर्चा में है और इसका उद्देश्य क्या होगा। विकल्प क्या है? न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए, एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करने के लिए, या पृथ्वी के निकट की वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए ये परियोजना क्यों चलाई जा रही है। तो चर्चा में क्यों है? हाल ही में नासा द्वारा खोजा गया C/2020F3 नामक धूमकेतु 22 जुलाई को पृथ्वी के सबसे निकट से गुजरेगा, जिस वजह से चर्चा में है। ध्यान रखना है, इस धूमकेतु को नियोवाइज धूमकेतु भी कहा जाता है, क्योंकि नियोवाइज टेलीस्कोप से ही इसकी पहचान करी गई थी। तो ये जो नियोवाइज टेलीस्कोप है, ये किसका टेलीस्कोप है, किसने इस परियोजना को चलाया हुआ है? तो ये कुछ नियोवाइज धूमकेतु के बारे में, ये हमारा इतने काम का नहीं है। नियोवाइज धूमकेतु की वजह से जो ये नियोवाइज टेलीस्कोप या नियोवाइज परियोजना चर्चा में आ गई है, ये काम किया। तो नासा का है ये नियोवाइज टेलीस्कोप। शुरू में इसे वाइज टेलीस्कोप के नाम से चलाया गया था। वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, इंफ्रारेड किरणों पर ये आधारित है। दिसंबर 2009 में लॉन्च करा गया था। 2011 में इसने अपने प्राथमिक मिशन को पूरा कर लिया। इसका कार्य क्या था? आकाश का अवरक्त सर्वेक्षण करना, क्षुद्रग्रहों, तारों, अस्पष्ट आकाश गंगाओं का पता लगाना, ये इसके उद्देश्य थे। 2013 में इसे पुनः लॉन्च करा गया। तो पहले था वाइज, अब उसको क्या कर दिया गया? नियो वाइज, नए नाम से लॉन्च कर दिया गया। तो नियो वाइज परियोजना। अब इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के नजदीक स्थित पिंडों तथा दूर स्थित क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं का अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी के निकट की वस्तुओं का अध्ययन करना और पहचान करने के लिए इसे चलाया गया है। तो हम ध्यान रखेंगे, नियोवाइज किसका प्रोजेक्ट है? नासा का प्रोजेक्ट है। उद्देश्य क्या है इसका? पृथ्वी के निकट की वस्तुओं का अध्ययन करना, दूर स्थित धूमकेतु हाथियों का अध्ययन करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ये राज्य बाघों की आबादी के संबंध में शीर्ष 5 राज्य हैं, मतलब इन 5 राज्यों में बाघों की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। तो इन्हें बाघों की आबादी के बढ़ते क्रम में लगाना है, सबसे कम किसमें है, अधिक किसमें है ये। तो चर्चा में क्यों है वो फिर आंसर देखेंगे। तो भारत में अखिल भारतीय बाघ आकलन कराया जाता है। तो जो 2018 वाला आकलन था, फोर्थ आकलन जब कराया गया उसके बाद से, उसको विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया है अभी। तो इसलिए ये अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 चर्चा में है, क्योंकि इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब इस आकलन के अनुसार देश में बाघों की अनुमानित संख्या लगभग 2967 है। भारत में बाघ वैश्विक संख्या का 75% है। और भारत ने 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में जो बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था, TX2, उसको हमने 2022 से पहले ही प्राप्त कर लिया है। और कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसका। इसको कौन कराता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, NTCA इसको कराता है। और देखें, सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक का स्थान आता है, तीसरे पे उत्तराखंड का स्थान आता है, चौथे पे महाराष्ट्र का और पांचवें पे तमिलनाडु का। तो आंसर तो इसी लाइन से हो जाएगा। और कुछ फैक्ट हैं। अगर एक बाघ अभ्यारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश के पेंच बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है, सर्वाधिक सुधार कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु के सत्यामंगलम बाघ अभ्यारण्य में सर्वाधिक सुधार हुआ है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। देखते हैं सही आंसर। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, 2 पे कर्नाटक, 3 पे उत्तराखंड, 4 पे महाराष्ट्र, 5 पे तमिलनाडु। तो ये ठीक ही दिया हुआ है। बस बढ़ता क्रम पूछा है तो क्रम क्या हो जाएगा? 5 4 3 2 1। मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये क्या है? वन रक्षकों के लिए मोबाइल निगरानी प्रणाली है। टाइगर से रिलेटेड है, बाघ से अभी अभी हमने देखा। किसके द्वारा लॉन्च की गई है ये? ग्लोबल टाइगर फोरम के, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल के, या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के।
चर्चा में क्यों है वो तो पता ही है कि अखिल भारतीय बाघ आकलन 2018 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करा गया है, जिस वजह से ये चर्चा में है। इसको कौन कराता है? एनटीसीए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए से कराता है। तो एनटीसीए ने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, जैसे वन रक्षकों के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, क्या है? एम स्ट्रिप्स की फुल फॉर्म मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये लॉन्च किया है। तो पता चल गया आंसर, एनटीएसए ने करा है। यही पूछा गया था कि ये एम स्ट्रिप जो है ये प्रोग्राम किसने चलाया हुआ है। एम स्ट्रिप पे आईएएस में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ये विश्व बैंक का एक प्रोग्राम है। तो हमारा आंसर तो इसी से ऊपर वाले से हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? इधर कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं, इधर राज्य। देहिंग पटकाई असम में, क्या ये सही है? सोनाई रूपाई मेघालय, गोमती झारखंड, किशनपुर उत्तर प्रदेश। ये क्यों चर्चा में है देखते हैं। हाल ही में असम सरकार द्वारा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जाएगा। यह असम सरकार का निर्णय है, जिसकी वजह से ये चर्चा में है। और इसको लेते हुए और साथ में 3 और लेके ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनाए गए। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में कुछ जानते हैं। इसे जयपुर रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह अभ्यारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है। असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में स्थित है। इसे वर्ष 2004 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करा गया था, 2004 में। और अब 2020 में इसको क्या बनाया जा रहा है? नेशनल पार्क। और देहिंग नदी है जो इन जंगलों से होकर गुजरती है। ये देहिंग पटकाई भारत में उष्णकटिबंधीय तराई वर्षावनों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और ये जो वर्षावन है इनसे होकर ये देहिंग नदी गुजरती है, जिसके नाम पे इसका नाम देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य रखा गया है। तो ये तो हमें पता है। देहिंग पटकाई कहाँ है? असम में। बाकी के सोनाई रूपाई ये भी असम में है। गोमती त्रिपुरा में है और किशनपुर उत्तर प्रदेश में है। ये 4 हमारे विकल्प में थे, देहिंग पटकाई, सोनाई रूपाई, गोमती, किशनपुर। गोमती में ध्यान रखना, आप गोमती नदी के हिसाब से उत्तर प्रदेश समझ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? त्रिपुरा में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? देहिंग पटकाई असम में है, ठीक। सोनाई रूपाई मेघालय में है, गलत। कहाँ है ये? असम में। गोमती कहाँ पर है? झारखंड में, गलत। कहाँ है ये? त्रिपुरा में। किशनपुर उत्तर प्रदेश में, ये सही। तो 1 और 4 सही हैं, 2 और 3 गलत हैं। सही पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा? डी, 1 और 4। और गलत पूछा होता तो आंसर जाता 2 और 3। नेक्स्ट, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? ये डिपार्टमेंट रसायन उर्वरक मंत्रालय में आता है, फार्मास्यूटिकल विभाग में आता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में आता है, या ये किसी के तहत नहीं आता, एक स्वायत्त और स्वतंत्र एजेंसी। चर्चा में क्यों है? हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्लिनिकल ट्रायल डेटा के आधार पर इटोलीजुमाब के प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। अब ये क्या चीज है? इटोलीजुमाब ये अपने काम का नहीं है, हमने काम का है, इसकी वजह से ये चर्चा में है। तो ये ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का एक विभाग है, जो भारत में ब्लड प्रोडक्ट्स, तरल पदार्थ, टीके, सेरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस को मंजूरी देता है। इसके साथ ही ये दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात, वितरण इन सब के मानक भी निर्धारित करता है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। इसके तहत आता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगर ये प्रश्न आपको पसंद आते हैं तब आप इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।